हाँ, थोड़ा बहुत अध्ययन करके आए हो इसका खाली अच्छा। मनीषा वर्मा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई आने वाला है क्या अभी? आएंगे? अरे यहाँ इसमें नहीं, इसके अंदर पे एक बार ऊपर से पूछ के आओ। आ जाओ फटाफट आओ। देखो, बात करना चाह रहे थे अपन, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? सभ्यताएं अध्ययन कर रहे थे। और सभ्यताओं के अंदर हमारे पास में दो सभ्यता है, एक का नाम है आहड़ और एक का नाम क्या है? कालीबंगा। एक का नाम है आहड़, एक का नाम क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। अच्छा, आहड़ सभ्यता तो धातु के आधार पर ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? दो ही तो सभ्यता मात्र हमारे सिलेबस में, एक तो आहड़ और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। तो आहड़ सभ्यता तो ताम्रयुगीन सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन है और ये हमारे पास में आपके ताम्रयुगीन है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहते हैं, आहड़ सभ्यता तो आपकी कहां है बताओ? उदयपुर। कालीबंगा सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर है। मैंने आहड़ सभ्यता आपको पूरी पढ़ा दी थी कल, है ना? और कालीबंगा सभ्यता प्रारंभ कर दी थी मैंने। और इसके बाद में देखो अपन ने अध्ययन किया कि जो ये आहड़ सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। उसी प्रकार से ये सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज हुई थी 1953 में, इसकी खोज हुई थी 1952 में। इसकी खोज तो कब हुई है? 1953। और इसकी खोज कब हुई है? 1952। और इस सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? और इस सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई है? खोज की गई है। इसके बाद इस सभ्यता की विशेषताएं अपन ने पढ़ी है और फिर हम कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। ठीक है, तो दोनों की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। वैसे तो आहड़ का तो पूरा हो गया था, कालीबंगा आज पूरी हो जाएगी। तो जिनका आज आए हो सभ्यता वापस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो ही सभ्यता आपके पास में। तो ये सारा मामला अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास काल में। अब थोड़ी है कोई और आएंगे? आएंगे? जाते कहां हो वैसे इतनी देर तक? गलत बात। तो मेरी बात सुनो, दो सभ्यता हमारे सिलेबस में है, एक तो कौन सी है? आहड़, और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। और दोनों ही बहुत सिंपल है। देखो, इसकी खोज 1952 में हो रही है, उसकी 53 में हो रही है। और दोनों के खोजकर्ता जो है उनका नाम ए वर्ड से स्टार्ट है। ये अमलानंद घोष है, वो अक्षय कीर्तिवास है। समझ रहे हो? बाकी तो विशेषता तो याद करनी पड़ेगी आपको। वॉइस नहीं आ रही है? कैसे आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही तो फटाफट बताओ किस किस को नहीं आ रही है। तो एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता है और एक आपकी कौन सी है? कांस्ययुगीन। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर अपन ने पढ़ लिया था आहड़ सभ्यता में बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको लिखवाई है। और उस विशेषताओं के अंदर पहले मैंने लिखवा दिया आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता में ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है,
यहाँ के लोग तांबा गलाते थे, तांबा गलाना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। मात्र देवी वेदों की मूर्तियां मिली है और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखवाई है। अब आज हम कालीबंगा सभ्यता को समाप्त करेंगे, तो मतलब हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन सा? सभ्यताओं का कंप्लीट हो जाएगा। तो कांस्ययुगीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता धातु के आधार पर तो ये कौन सी है? बताओ जो आ जाए। धातु के आधार पर तो ये कौन सी है? ताम्रयुगीन। और ये कौन सी है? और वैसे ये ग्रामीण सभ्यता है और ये नगरीय प्रधान सभ्यता है। दोनों में अंतर करवाना है। इसके अंदर तो एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, यहां हमारे को तंदूरी चूल्हा मिला है। ये ग्रामीण है तो ये नगरीय प्रधान सभ्यता है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में आपको, अच्छा मैं आपको आड़ में ये लिखवा दिया था क्या कि डॉक्टर एच.डी. साकलिया ने इसे आहाड़िया बनास की संस्कृति कहा है? ये लिखवा दिया था क्या? लिखवा दिया था। देख लो एक बार और। डॉक्टर एच.डी. साकलिया ने आहाड़ सभ्यता को आहाड़िया बनास की संस्कृति कहा है। नहीं तो लिख लो एक लाइन आहाड़ में। डॉक्टर एच.डी. साकलिया ने आहड़ सभ्यता को आयड़िया बनास की संस्कृति कहा है। आयड़िया बनास की संस्कृति कहा है। किसकी संस्कृति का है? बनास की। अच्छा ये तो लिखवा दिया था ना, ये सभ्यता 8 बार बनी, 8 बार उजड़ गई। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो जो आ जाए, कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता को आज अपन पढ़ने वाले हैं। और याद रखना कालीबंगा सभ्यता को कल जितना लिख लिए थे उसके बाद में आगे लिखेंगे अपन। और जो भैया आ जाए उनको मैं वापस करवा दूंगा सभ्यता, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो कहां के रहने वाले हो आप? अलवर के रहने वाले हो, ठीक है। सब राजस्थान के रहने वाले हो कुल मिला के बात है ना। अच्छा आप नागौर में कहां के रहने वाले हो? मेड़ता, टोडा राइस सिंह, प्रॉपर मालपुरा। अजमेर रोड पे रहते हो, दूधी रोड पे रहते हो, किधर वाली रोड पे रहते हो? दूधू रोड पे रहते हो। उर्सेवा, सेवा पारली उर्सेवा, शाबाश। आप मुंडावर तहसील अलवर के राजा थे। मुंडावर तहसील के अली बख्शी, जिनको अलवर का रसकान भी कहा जाता है। चलो आप बहुत बढ़िया जगह से हो यार, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो देखो बात कर रहे हैं अपन आपके कालीबंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? अब कालीबंगा जो सभ्यता है आगे चल गई तो चली गई भाई, है ना? तो इसको तो वापस करवा देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कालीबंगा सभ्यता में लास्ट लाइन मैंने आपको क्या लिखवाई थी वो बता दो। दाह संस्कार। एक काम एक करो, जो भैया आ रहे हैं उनको कालीबंगा की कॉपी दे दो, दोनों भैया को। जिनको लगता है कि मेरी राइटिंग कोई जीवन में कोई ना कोई पहचान सकता है तो दे दो। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शाबाश, दो ना, इसे घबरा क्यों रहे हो? हाँ शाबाश। देखो कालीबंगा सभ्यता को देखो, आप आहड़ को तो छोड़ो, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ऊपर ही ऊपर लाइन लिखी हुई है कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी। लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा तो मैं, जहां तक मैंने करवा दिया आप तो पढ़ो। कालीबंगा सभ्यता के अंदर ऊपर ही ऊपर लिखा होगा हनुमानगढ़ की सभ्यता है ना ये। और कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय प्रधान सभ्यता है? नगरीय प्रधान। अच्छा कालीबंगा सभ्यता की जिन्होंने पढ़ा वो तो बोलो, कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन? कहां के निवासी? एलपी टेसिटोरी, इटली के। कहां के? और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों आपके बीकानेर में। और इसके जस्ट बाद में अपन ने देखा कालीबंगा सभ्यता के उपनाम नदी खोज करता। तो कालीबंगा सभ्यता का उपनाम के अंदर अपन ने देखा कि कालीबंगा सभ्यता का, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा नगरीय प्रधान सभ्यता है। कैसी सभ्यता है?
नगरीय प्रधान सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता के अंदर आद्य ऐतिहासिक काल की धातु के आधार पर तो कैसी है, कांस्य युगीन, और वैसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और इसके अलावा याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है ये, सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है ना, उनका नगर हमारे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है। इसके बाद में देखो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मैंने लिखवा रखा है, कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। और जो ये कालीबंगा सभ्यता की बात करें हम, तो इसके खोज करता थे अमलानंद घोष, इसके उत्खनन करता थे बीबीलाल। देखो देखते रहो टोंक वालों, उसके अंदर भी नजर डालते रहो, कॉपी इसलिए दिया हूं मैं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। तो इसके जो उत्खनन करता वो कौन है? बीबीलाल, और एक आपका बीके थापर। इसके बाद में देखो कालीबंगा सभ्यता की विशेषता ही लिखवाई है मैंने। कालीबंगा सभ्यता, यहां बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। बस्ती के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इस कारण से कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। क्या कहा गया है? अंदर रख दो इसको। और जो कालीबंगा सभ्यता ये नगरीय प्रधान सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? और पूरे विश्व में एकमात्र ये ऐसी सभ्यता है जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण, सॉरी, विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें धुरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक खेत में 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी कालीबंगा में। कहा? अभी मैं पूछूंगा जो आ जाए, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही सही। समझ में क्या है, याद करना है इनको। तो विश्व में एकमात्र धुरे जुते खेत के साक्ष्य टोंक वालों किधर मिले हैं? कहा? कालीबंगा। एक्टिव रहो। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है, वो नवाबी में रह जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, बहुत आगे जाओगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो कालीबंगा किसका शाब्दिक अर्थ है? काली चूड़िया। और इसके बाद में देखो विशेषताओं के बारे में अपन देख रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर बस्ती के निर्माण में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया है? इस कारण से कालीबंगा सभ्यता को नाम क्या दे दिया? दीनहीन बस्ती। इसके अलावा देखो कालीबंगा सभ्यता पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां पर धुरे जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक खेत में 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी कालीबंगा में, और वो फसलें होती थी आपकी गेहूं और जौ। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की और बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के लोग समृद्ध थे, उच्च लेवल पर व्यापार करते थे। यहां तोलने के बाट मिले हैं, व्याघ्र अंकित मोहर मिली है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता के अंदर हवन कुंड मिले हैं, 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली है। हवन कुंड में हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और जब हवन कुंड में हड्डियों के साक्ष्य मिले तो इससे यह पता चलता है कि यहां पर बलि प्रथा का प्रचलन था। अच्छा, यहां पर स्नानागार मिले हैं। और स्नानागार में देखो पानी के निकास के लिए देख के बताओ कौन सी नालियों का प्रयोग किया गया है? आज जो आए हैं कौन सी नालियों का? टोंक वालों कौन सी नालियों का प्रयोग किया है? नागौर वाले बताएंगे कौन सी नालियों का? लकड़ी की नालियों का। विश्व में एकमात्र लकड़ी की नालियों का प्रयोग कालीबंगा में ही मिला है। लकड़ी की नालियों का कहां पर मिला है? कालीबंगा। इसके बाद में देखो यहां पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है, साठिया स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यहां के लोग किसके लिए इसका प्रयोग करते थे? वास्तुदोष। यहां के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति के जानकार थे, ऑपरेशन करना जानते थे। क्योंकि सभ्यता के अंदर एक खोपड़ी मिली है जो सिली हुई है टांके से, तो इससे यह पता चल रहा है यहां के लोग ऑपरेशन करना जानते थे, शल्य चिकित्सा पद्धति के जानकार थे। खोपड़ी मिली है, और खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं। इसके बाद में अपन ने देखा कि कालीबंगा सभ्यता की खुदाई। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित थे क्या? ऊंट से परिचित थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। एक्टिव रहो ना। किससे परिचित थे? किससे परिचित नहीं थे? शाबाश। और इस सभ्यता की खुदाई के अंदर अभी तो देख लो ये नई नई क्लासें हैं। जो बंदा एक्टिव रहेगा वो लास्ट तक एक्टिव रहेगा, जो बिल्कुल खत्म सा रहेगा वो लास्ट तक खत्म सा रहेगा। और टोंक वालों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। और अलवर वालों को भी नहीं बख्शूंगा, और नागौर वालों को तो छोड़ना ही नहीं है। तो मेरी बात सुनो, बात चलिए कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई है, इसकी खुदाई के अंदर व्याघ्र मुद्रा, तंदूरी चूल्हा, देखो व्याघ्र मुद्रा मिली है, तंदूरी चूल्हा, उस तरह मिट्टी का पैमाना, फर्श पर अलंकृत ईंटें, बेलाकार आकृति की मोहरें, ये सारी खुदाई के अंदर मिली है। ये याद करना आपको भाई कौन सी चीज कहां पर मिली है। अंडाकार कब्र मिली है, चिरायु कब्र मिली है। और उसके अलावा यहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
इस पद्धति को ग्रिड पद्धति, वर्ग जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। और मकान के दरवाजे ये लोग आगे की ओर ना खोलकर किधर खोलते थे? पीछे की ओर। कालीबंगा सभ्यता को प्रथम नगरीयकरण का काल माना जाता है, ध्यान रखना। और संस्कृत साहित्य में इसको बहुधान्य क्षेत्र कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। और कालीबंगा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार जब कोई मर जाता था तो 3 प्रकार से करते थे: आंशिक समाधि, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यहां तक का मामला हुआ था शायद कल, है ना? ठीक है, तो उसके बाद में आज अपन आगे लिखेंगे। तो जो आज आए उनकी सभ्यता में कभी भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, राजवंश। तो कालीबंगा को आगे बढ़ा लेते हैं। अब जो लाइन में बताना जा रहा हूं वो सारी कालीबंगा के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, इस कालीबंगा सभ्यता की खुदाई है ना, कालीबंगा सभ्यता की, देखो सुनना, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, फिर बाद में पेन चलाना। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 स्तरों पर हुई है। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? इसके अलावा 2-3 लाइनें एक साथ जुड़ी हुई है। इस सभ्यता में उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। देखो मेरी बात सुनो, कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करना चाहते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 स्तरों पर हुई है। एक बार खुदाई हुई, कोई ना कोई सामान मिला, फिर 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 5 बार हुई। तो कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? 5 स्तरों पर हुई है कालीबंगा सभ्यता की खुदाई। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं, ये अच्छा, आपने कभी हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा? हड़प्पा सभ्यता आपकी कहां है? पाकिस्तान। कालीबंगा सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के पहले के भी अवशेष मिले हैं, खुद हड़प्पा के काल के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले हैं। एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें तीनों के अवशेष मिले हैं वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने टोंक वाले हो? मैं पूछूंगा कितना, ऐसे बैठ जाओ, पहली क्लास में एक्टिव रहो ना। शिवालय ये दूसरी दुकान नहीं है। टोंक वालों को छोड़ूंगा नहीं, ध्यान। तो मेरी बात सुनो, बात चल रही कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? 5 स्तरों पर हुई। दूसरे उदास मत हो, सबका ध्यान रखूंगा, टेंशन मतलब मुंह लटका लिए। इस सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? और इस सभ्यता में पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना? हड़प्पा सभ्यता के पहले के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा खुद के काल के अवशेष मिले, हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले। इसके बाद में देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन देखो अंदर से अंदर किस तरीके से बन रहा है आजकल। क्वेश्चन आपका आएगा, इस सभ्यता की खुदाई आपने 5 स्तर पर करवा दी है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इसका पहला और द्वितीय स्तर की जो खुदाई हुई है वो पूर्व हड़प्पा काल की है, हड़प्पा काल की है या उत्तर हड़प्पा काल की है? मतलब इसका पहला और द्वितीय स्तर, 5 स्तर है ना किसके? हाँ, तो इस 5 स्तर पर खुदाई हुई है, उनमें से पहला और द्वितीय स्तर कौन से काल का है? मैंने तो बताया ही नहीं अभी। इसका पहला और द्वितीय स्तर कौन से काल का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्तर कौन से काल का है? तो बिल्कुल सही आंसर याद रखना, इसका पहला और द्वितीय स्तर खुदाई का प्रथम एवं द्वितीय स्तर, इसके प्रथम एवं द्वितीय स्तर किस काल के हैं? मतलब कौन से काल के हैं? बोलो ना, कौन से काल के हैं? पूर्व हड़प्पा काल के हैं। क्लियर? ठीक है, फिर आ जाए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बच गए जो 3, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, वो कौन से काल के हैं? वो हड़प्पा काल के हैं।
कौन से काल के हैं? याद करना भाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या खत्म हो जाती है। हम बात करना चाहते हैं कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर पूर्व हड़प्पा काल के अवशेष मिले, हड़प्पा काल के अवशेष मिले, उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले। इनमें से पहला और द्वितीय स्तर तो कौन से काल का है? बाकी बच गए तीनों। इसके बाद में फिर अंदर से क्वेश्चन आया, क्या आपने पहले लिखवा तो दिया कि विश्व में एकमात्र दोहरे जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो 100 के 100 बच्चे करेंगे इसको कि एकमात्र दोहरे जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में। लेकिन क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य जो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं वो प्रथम और द्वितीय स्तर की खुदाई में मिले हैं या तृतीय चतुर्थ पंचम स्तर की खुदाई में मिले हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो मेरी बात सुनो, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य साक्ष्य मिले हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोहरे जूते खेत के साक्ष्य प्रथम और द्वितीय स्तर के हैं जो पूर्व हड़प्पा काल के हैं। कौन से काल के हैं? मतलब पूर्व हड़प्पा काल का अवशेष है दोहरे जूते खेत के साक्ष्य। इसके अलावा फिर पूछने वाला ने अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि दोहरे जूते खेत के साक्ष्य जो पूर्व हड़प्पा काल के हैं, जो प्रथम और द्वितीय स्तर की खुदाई के अंदर मिले हैं, वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर कौन सी दिशा के अंदर मिले हैं? भाई कालीबंगा सभ्यता है कि सभ्यता के अंदर इधर 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 इधर, तो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। कौन सी? समझ में आ रही के बात? दो ही तो सभ्यता है, एक तो आड़, आड़ में कुछ नहीं है, कालीबंगा सबसे बड़ी है। और बढ़िया आपकी सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस बनाने वाले ने आपको दो ही सभ्यता दी है। सबसे छोटा सिलेबस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। समझ लो मेरी बात को। और सबसे बड़ी बात है कालीबंगा सभ्यता के अंदर मैंने लिखवा दिया था कि यहां पर लोग मकान के दरवाजे आगे की ओर न बनाकर किधर बनाते थे? पीछे की ओर। तो ये सारी लाइन तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके बाद में देखो, ये लाइन भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गीकरण के अवशेष यही मिले हैं। ये दो लाइनें तो विशेष ध्यान रखना। राजस्थान में दुर्गीकरण के अवशेष कहां पर मिले बताओ? राजस्थान में दुर्गीकरण के अवशेष कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। दुर्गीकरण का मतलब क्या? जो आप अपने गांव के अंदर दुर्ग देखते हो ना, गढ़, गढ़, दुर्ग, किला, फोर्ट, तो वो दुर्गीकरण के अवशेष हमारे को कहां पर मिले? कालीबंगा सभ्यता में। कहां मिले हैं? शाबाश। अब इसको पूरा समझो। इस सभ्यता में दो टीले मिले हैं। एक हमारे पास पूर्वी टीला और एक हमारे पास में पश्चिमी टीला। एक पूर्वी टीला है और एक हमारे पास में कौन सा? पश्चिमी टीला। इसे एक नाम और दिया गया दुर्ग टीला। इसे नगर टीला भी कहा जाता है या गढ़ी दुर्ग। यहां सामान्य लोग रहते थे और यहां उच्च वर्ग के लोगों का निवास। सारी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई है तथा दोनों टीले सुरक्षा हेतु दोहरी सुरक्षा प्राचीर से दोनों टीले सुरक्षा हेतु किससे गिरे हुए थे?
दोहरी सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब पूरा समझो, आप नींद तो नहीं आ रही ना? बता दो देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है कालीबंगा का? विश्व में एकमात्र दूरे द्वितीय खेत के साक्ष्य किधर मिल गए? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के लोग बड़े खतरनाक थे। जो काम हम सोचते हैं वो काम तो कर करके छोड़ दिए थे ये। मकान के दरवाजे आगे की ओर नहीं बनाते थे, पीछे की ओर बनाते थे ये। कोई आगे से आता था तो पीछे से निकाल देते थे। कौन? कालीबंगा सभ्यता के लोग। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो स्मार्ट रहना पसंद करते थे, मैंने बताया ना, क्योंकि यहां पर क्या मिला है उस तरह। तो यहाँ की जो लड़कियां थी वो भी कमजोर नहीं थी, वो भी श्रृंगार करती थी, स्मार्ट रहती थी। तो यहां पर आपके भी मैं लिखूंगा हाथी दांत का कंगा मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। तो महिलाएं भी स्मार्ट रहना पसंद करती थी। और फिर मकान आपको पता ही है कैसे बना रहे हैं। मकान के दरवाजे आगे की ओर नहीं बनाकर किधर बनाते थे? तभी तो मैं बोल रहा हूं भाई, कोई आगे से आगे था तो ये पीछे से क्या कर देते थे? निकाल दे। बड़े खतरनाक लोग थे ये कालीबंगा सभ्यता के लोग। जो हम आज सोच रहे हैं ये काम तो ये पहले कर करके छोड़ दिए इन्होंने। तो मेरी बात सुनो, जैसे वर्तमान में आपका जयपुर है सेम कालीबंगा था। कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। यहां दो टीले मिले हमारे को। देखो दो टीले मिले, एक है पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। और दोनों टीले सुरक्षा के लिए दोहरी सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और यहां पर 4 गेट है, चारों तरफ दीवार है और बीच में दोनों टीले हैं। और इन टीलों को कहा गया दुर्ग। तो दुर्गों के सबसे पहले अवशेष हमारे को कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। कहां पर मिले हैं? आपने जयपुर देखा? कहा है जयपुर? पुराना जयपुर, वो पूरा चारों परकोटे में ही था। यहां पर अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, 4 गेट थे। पूरे उस 4 दीवारी के अंदर जयपुर बसा हुआ था। समझ में आ रही क्या बात? नहीं देखा आपने जयपुर को? नजदीक से नहीं देखा? अरे जयपुर के 4 दीवारी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वैसे का वैसा ये कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता में 2 टीले हमारे को मिले, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नाम क्या दिया? दुर्ग टीला। और पश्चिमी को नगर टीला। और ये दोनों टीले आपके दोहरी सुरक्षा प्राचीर से क्या हुए थे? गिरे हुए थे। समझ में आ रही क्या बात? मतलब सुरक्षा के लिए दीवार खड़ी कर दी। अच्छा, टोंक के अंदर कभी आपने डिग्गी को देखा है कि डिग्गी? कौन कौन गया डिग्गी? डिग्गी में जब आप प्रवेश करते हो, दरवाजे में प्रवेश करते हो, हाँ, डिग्गी भी चारों तरफ से परकोटे इसके अंदर था। किसमें था? परकोटे में। इधर दरवाजा, पीछे की तरफ मंदिर की तरफ निकलोगे तो दरवाजा, इधर दरवाजा, उधर दरवाजा, चारों तरफ पेक था वो। और वही थी मेन डिग्गी। उसी प्रकार से सवाई देसिंह के द्वारा बनाया गया जो है, सवाई देसिंह ने जो जयपुर बनाया था वो चारों तरफ से बंद था। रात को गेट बंद हो जाते थे, अंदर वाले अंदर, बाहर की तरफ बाहर। वैसे ही कालीबंगा सभ्यता के अंदर था। 2 टीले थे, अंदर ही अंदर लोग रहते थे। एक तरफ सामान्य लोग, एक तरफ विशिष्ट लोग। और दोनों जो टीले थे उनके चारों तरफ दीवार थी। मतलब जैसे ये मकान है, यहां पर आपका बहुत बड़ा है और इसके अंदर चारों तरफ से क्या भाई ये बसा हुआ है। तो ऐसे दुर्गीकरण के उससे सबसे पहले कहां पर मिले? कालीबंगा में। उतारो एक बार। ये तो हो गया ना यार।
चलो आगे। चलो ये दोनों को थोड़ा सा उल्टा कर लेना। पूर्वी टीलों को तो कहते हैं अपन नगर टीला, और पश्चिमी टीले को अपन कहते हैं दुर्ग टीला। बाकी तो सही है। गढ़ी दुर्ग भी कहते हैं, सामान्य लोग इधर रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग इधर रहते हैं। बाबू रख दो मोबाइल, रख दो, काम में नहीं आएगा जीवन में कभी। 4-5 घंटे बाद छेड़ लेना। रख दो इसको, अंदर ही रख दो, बैग के अंदर। ढंग से तैयारी अभी करोगे सिलेक्शन के लिए, दिल और दिमाग में अगर आपके है तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और सोच के चलो कि हमारा एग्जाम है जुलाई के अंदर, ऐसा टारगेट लेके चलो। ऐसा मत सोचो 1 साल है तो भाई साहब पता नहीं कितने पीछे वाले आएंगे और आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हो?
टारगेट खुद का होना चाहिए, मैं कितनी बार रिवीजन कर लूं, ऐसी कोई चीज बचे नहीं कि जो जहां से क्वेश्चन आ जाए। चलो आगे। तो बात करें तो अपन कालीबंगा सभ्यता, आज कालीबंगा सभ्यता को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे अपन। देखो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं, कृषि में गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों से परिचित थे। याद रखना इस सभ्यता में चावल के अवशेष नहीं मिला है, आहारवासी तो चावल के अवशेष मिला है। तो मैं पहले नोट लगा के लिख देता हूं, यहां चावल के अवशेष नहीं मिले हैं। इसके अलावा यहां की महिलाएं श्रृंगार प्रिय थी, इस कारण से यहां हाथी दांत का कंगा मिला है। हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण, दर्पण का मतलब जानते हो ना, शाबाश, कांसे का दर्पण मिला है, दर्पण, तांबे का बेल मिला है, तांबे से निर्मित बेल, तांबे का बेल मतलब बेल, छोटा सा कोई बेल है जो तांबे का बना हुआ है, तांबे का बेल मिला है। लेकिन अगर पूछ ले ताम्र कुलारी कहां पर मिली है, तांबे का बेल किधर मिला है, कालीबंगा के अंदर। तांबे के बाण, ये तो हमारे है ही नहीं, गणेश्वर में हो तो देखो तांबे का बेल मिला है। इसके अलावा अंडाकार कूप मिले हैं, अंडाकार कूपों के साक्ष्य, कूप का मतलब कुएं, जो कुएं बने हैं वो बिल्कुल आपके अंडाकार आकृति के अंदर है, अंडाकार कूपों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पत्थर का सिलाबट्ट मिला है, हाथ हटाओ चेहरे से, देखिए एक बार, हाँ नहीं छोड़ूंगा नहीं, पत्थर का सिलाबट्ट मिला है, सोने नहीं दूंगा, खूब सोलिए जीवन में। पत्थर का क्या मिला है, सिलाबट्ट मिला है, अंडाकार कूपों के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर का सिलाबट्ट मिला है। इसके अलावा पासे की चौपड़ मिली है, समझाऊंगा अभी, खजूर के साक्ष्य, इसके अलावा याद रखना लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी गई। कौन से रंग की ज्यामिति उकेरी गई है, लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में। अब मेरी बात सुनो, इस सभ्यता के अंदर, अच्छा आहड़वासी कृषि में चावल और ज्वार से परिचित थे, आहड़ वाले तो, आहड़ वाले चावल और ज्वार से परिचित थे, और इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चना, सरसों से परिचित है। यहीं पर, यहां कहीं पर भी चावल के अवशेष नहीं मिले। अच्छा, और हाथी दांत का कंगा मिला। महिला स्मार्ट रहती थी यहाँ की, आंखों में काजल, काजल में मस्कारा, गजब का मामला था। तभी तो ये कालीबंगा सभ्यता के लोग, मैं बोल रहा हूं ना बार बार, मकान के दरवाजे आगे बनाते ही नहीं थे, पीछे बनाते थे, कोई आगे से आता था तो पीछे से निकाल देते थे। तो मेरी बात सुनो, हाथी दांत का कंगा मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, तांबे का बेल मिला है, अंडाकार कूपों के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर का सिलावट मिला है। स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते थे, और पत्थर के ऊपर क्या करते थे, ये शिलाजीत नहीं, पत्थर के ऊपर आपके वो मिर्ची बांटते थे, शिलाजीत थोड़ी बांटते हैं, मिर्ची, क्या बांटते थे, मिर्ची बांटते थे। तो याद रखना पत्थर का सिलावट मिला है, पासे की चौपड़ मिली है। पासे की चौपड़ मतलब प्राचीन समय में ये कालीबंगा सभ्यता के लोग घर के अंदर का गेम खेलना पसंद करते थे। मतलब आपने अष्टावस्टा देखा होगा लकड़ी का, उसको चलाते थे, फिर आगे चलाते थे, जिसको आज वर्तमान में जो लूडो बन गया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेलते थे। अच्छा, उसको एक और नाम देते थे आप, चंगापो। चंगापो के अंदर तो वो होती, 4 गोटियां होती है, वैसे पहले लकड़ी का पासा होता था। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग, आपके पत्थर का सिलाबट्ट मिला है, पासे की चौपड़ मिली है, खजूर के साक्ष्य मिले हैं।
मतलब यहां पर खजूर के खजूर जानते हो ना आप में से देखा खजूर को किसी ने? खजूर देखा है? कैसा होता है खजूर? हाँ, पेड़ देखा पर खजूर नहीं देखे? नहीं, आम की तरह बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है खजूर? बस तो वही खजूर है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो भाई? पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। अब तो ये मान लो कि अब तो ये खजूर वजूर का वो रह गया, नहीं तो प्राचीन क्षेत्र में तो खजूर खाने के लिए भी एक बड़ी उत्साहितता रहती थी। ग्रामीण क्षेत्र में बोर, कोई प्रेमली बोर, छोटा बोर, बड़ा बोर, ये भी बेचते थे। स्कूल में जाते समय फाटी तेला पीछे लटकाते थे ना, तो उस टाइम पे खाते खाते जाते थे बच्चे। अगर आपको याद हो तो, जीवन में कभी खेले हो तो। मुझे तो लग रहा है आपका सबका कोरोना में जन्म हुआ दिखता है। हाँ, नहीं जानते? अजी जानते हो ना? शाबाश। तो मेरी बात सुनो, पासे की क्या मिली है? चौपाड़। खजूर के साक्ष्य में है। यहां लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। अब अंतर याद करो, आहड़ सभ्यता में तो वहां काले और लाल रंग के मृद भांड है जिस पर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। यहां लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि कालीबंगा सभ्यता में हमारे को ये मिला है, लेकिन अब आपको याद रखना है सभ्यता में क्या नहीं मिला है। याद रखना इस सभ्यता में, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो अपन ने पढ़ लिया इस सभ्यता में हमारे को मिला क्या है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, याद रखना इस सभ्यता में लोहा, घोड़ा, शेर, मंदिर, अस्त्र, शस्त्र, चावल, चावल के अवशेष नहीं मिले हैं। कहां कहां के अवशेष नहीं मिले हैं? लोहा, घोड़ा, शेर, मंदिर। याद रखना ये सभ्यता पहले तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोहे का कोई बहुत बड़ा देकर ऑप्शन और उसमें बीच में लोहा टपका देते हैं। क्या कालीबंगा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं थे। तांबे से परिचित थे? थे। तांबे का बेल मिला है ना, ये रहा। तो तांबे से तो परिचित थे, खुद कांस्ययुगीन सभ्यता ही है। दिमाग रखो, 2026 में सिलेक्शन अगर आपको करना है तो मजा आ जाएगा। लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े का कोई अस्थि पंजर नहीं मिला है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। पर किसके? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। निन्नी आ रही है पक्का? क्या इस सभ्यता में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले? घोड़े के साक्ष्य मिले? हाँ, लोहे के नहीं मिले। ये रहा, लोहे के अवशेष नहीं, सोने नहीं दूंगा, लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिला है, ऊंट के साक्ष्य मिले, शेर नहीं मिला। मंदिर मतलब ये माता की पूजा करते तो थे, लेकिन मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, घर के अंदर के गेम खेलना पसंद करते थे। ये अस्त्र शस्त्र का कोई मतलब ही नहीं है। वो खेलते थे पासे की चौपड़। चावल के अवशेष नहीं मिले हैं। कौन सी में? कोई कहता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण यह सभ्यता विनाश हो गई, बाढ़ आया होगा, भूकंप आया होगा, कोई संक्रामक रोग फैल गया होगा, इस कारण से सभ्यता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। चलो लिखो, देखिए एक बार। उतर
चले बच्चों आगे। भाई 2 ही सभ्यता है हमारे सिलेबस में, सोचो कितना छोटा सिलेबस है। राजवंशों में 11 राजा है, सिलेबस लिए नहीं लिए। पहली बार दे रहे हो एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार दे रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, अगर पहले पिछले अपन ने अनुभव ले लिया तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब अगर आप शिवालय परिवार में आ चुके हो तो आपकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। पढ़ना आपको पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा। जयपुर में डोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। टोंक वालों समझ रहे हो मेरी बात? अलवर वालों, नागौर वालों, जहां के वहां के सब सुन लेना। और संडे टू संडे जो एक आपका पेपर होता है वो एग्जाम निश्चित देना। आपके सिलेक्शन का मेन जो पॉइंट बनेगा वो संडे वाला एग्जाम है, ठीक है ना? डिलीट हो गया यार, पावर होनी चाहिए बच्चों के अंदर, कैपेसिटी। ढंग से रीट लगाए और हो जाएगा। 2 ही सभ्यता है, सभ्यता के बाहर का कुछ सुना ही नहीं सकते। 23 वाले में ढंग से पैरवी करते, वकील करते ढंग से, ऐसे कैसे आ गए सिलेबस से बाहर? हाँ जी, चले हम बात करें आगे। उतार ली क्या? बात कर रहे हैं अपन कालीबंगा सभ्यता की। अब याद रखना, लिखने दो एक बार उनको। इतिहासकार थे KUR, इतिहासकार नाम था उनका KUR। इतिहासकार KUR के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो संक्रामक रोग से हुआ होगा। किससे हुआ था भाई? आज आप जहां पर बैठे हुए हो वो भी तो एक सभ्यता ही है। जयपुर में बैठे हुए हो आप, चल रही है, सब चल रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब मान लो यहां पर कोरोना कुछ ज्यादा ही फैल जाता तो गांव के गांव समाप्त हो जाते, हो सकता पूरा विश्व ही सलट जाता कोई बीमारी। तो इन्होंने यही कहा कि सभ्यता के पतन का कारण क्या था? संक्रामक रोग। तो लिखो, इतिहासकार KUR के अनुसार, इतिहासकार KUR के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है। इतिहासकार KUR के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है। किससे हुआ है? संक्रामक रोग। लिखो, अन्य इतिहासकारों के अनुसार अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ है। प्राकृतिक आपदा से हुआ है। किससे हुआ है? प्राकृतिक आपदा से हुआ है। समझ में आ रही क्या बात? इतिहासकार KUR के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है, अन्यों ने कहा प्राकृतिक आपदा से हुआ है। अब मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, कालीबंगा सभ्यता धातु के आधार पर कौन से युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए ताम्रयुगीन, ऑप्शन बी कांस्ययुगीन, ऑप्शन सी लोहयुगीन। तो आंसर क्या होगा? कांस्ययुगीन। कांस्ययुगीन सभ्यता है ये। जब तक आंसर सही है तब तक चौथा ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन आ गया कि ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है।
तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, वो आपसे ये आंसर पूछना चाहता है। तांबा भी तो मिला ही यहाँ को, तांबे का बेल मिला है ना, तो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, फिर पूर्ण तरीके से कांस्य है। और फिर अगर ऑप्शन चौथा अगर आपको ये मिल जाए, ताम्र और कांसा दोनों है, तो तांबा की जानकारी थी यहाँ के लोगों को, लेकिन किसकी जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। तो आज इस प्रकार से हमारी दो सभ्यताएं क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। और अब हम प्रवेश करेंगे राजस्थान के राजवंशों की ओर। किधर प्रवेश करेंगे, राजस्थान के राजवंश, जिसको अपन कहते हैं बच्चों आपके राजपूत काल। क्या कहेंगे, तो याद रखना 6वीं से 12वीं सदी का जो समय है, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और जो ये राजपूत काल है, इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से मैं बता देता हूं। एक तो हमारे पास में वापस बात कर लेता हूं मैं एक बार, एक तो मेवाड़ हमारे सिलेबस में है, एक मारवाड़ हमारे सिलेबस में है, मारवाड़ के अलावा एक हमारे पास में बीकानेर है, और बीकानेर के अलावा हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर आमेर है। तो याद रखना इनमें भी राजा फिक्स कर दिए हैं मध्यकाल में, ठीक है। ये 8वीं से 12वीं करना यार, 8वीं से 12वीं सदी का समय क्या कहलाता है, राजपूत काल। अच्छा, मेवाड़ में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, एक तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, और एक आपके महाराणा प्रताप। ये 3 हमारे सिलेबस के राजा है। अच्छा, मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ में हमारे सिलेबस में मालदेव है। मालदेव के अलावा बताओ कौन है, राव जोधा, जो कि पहले राव जोधा, राव जोधा के बाद में मालदेव, मालदेव के बाद में जसवंत सिंह प्रथम, और जसवंत सिंह प्रथम के अलावा वीर दुर्गादास राठौड़। इसके अलावा हमारे सिलेबस में तो बीकानेर में भी है, बीकानेर में एक ही राजा है, महाराजा गंगा सिंह। कौन है, और इधर आपके आमेर में हमारे सिलेबस में 2 राजा है, एक तो आपके मान सिंह सेकेंड, और एक है सवाई सेकेंड। तो ये सिलेबस उतारो, कल वाली क्लास छोड़ मत देना, ध्यान रखना, कल वाली छोड़ दिए तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उतार लो इसको। बाकी फिर अध्ययन अपन कल ही करेंगे ना। ठीक है।